अब लॉजिकल प्रॉब्लम्स में इस तरह के सवालात भी पूछे जा सकते हैं जिसमें थोड़ी बहुती आपकी मेंटल एबिलिटी भी इन्वॉल्व हो जाएगी और जो थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग हो सकते हैं, लेकिन वो 1 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व किए जा सकते हैं। अब जो कॉन्सेप्ट्स और जो ट्रिक्स हमने सीखी वो तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट होंगी, लेकिन इसके साथ साथ थोड़ा सा हमने हाजिर दिमागी से भी काम लेना होगा। अब फॉर एग्जाम्पल पहली स्टेटमेंट हम लोगों को कहती है, अगर हम इसको एज्यूम कर लें कि ये स्टेटमेंट 1 है कि नर्स कैंप हैज वर्कड मोर नाइट शिफ्ट्स। अब यहाँ पे मोर का वर्ड ऑलरेडी आ चुका है तो हम इसको उठा लेंगे इन अ रो देन नर्स रोजर। ठीक है। दूसरा हु हैज वर्कड 5। तो दो चीजें अभी हमें गिवन है, एक तो एक रिलेशन इन दोनों का गिवन था कि कौन मोर है और कौन लेस है, और साथ में एक नंबर भी हमें गिवन है। तो इसको हम इस तरीके से प्लॉट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हो जाएगा हम लोगों के पास मोर, ये हम लोगों के पास हो जाएगा फ्यू या लेस। यहाँ पे कैम जो है उसकी नाइट शिफ्ट्स रोजर से ज्यादा हैं और रोजर ने टोटल 5 नाइट शिफ्ट्स की हैं। अब यहाँ पे दूसरी स्टेटमेंट है हमारे पास कि नर्स मिलर वर्क 15 नाइट शिफ्ट्स। तो पहली न्यूमेरिकल वैल्यू हमें मिल गई इन अ रो मोर देन नर्स कैंप एंड रोजर। तो दूसरा यहाँ पे हमें ये रिलेशन मिल गया कि नर्स मिलर ने जो है मोर नाइट शिफ्ट्स की हैं, अगर हम नर्स कैंप और रोजर की नाइट शिफ्ट्स को कंबाइन भी कर लें तब भी। तो पहली बात तो ये है कि मिलर को हम यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं। दूसरा ऑलरेडी जो न्यूमेरिकल वैल्यू हमें गिवन थी वो भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं किसने टोटल 15 नाइट शिफ्ट्स की। दूसरा एक रिलेशन भी हमें इस स्टेटमेंट में गिवन है, अगर आप इसको गौर से पढ़ो कि हैज वर्क 15 नाइट शिफ्ट्स इन अ रो मोर देन नर्स कैंप एंड रोजर कंबाइन। तो अगर हम नर्स रोजर प्लस कैंप की नाइट शिफ्ट्स को कंबाइन भी कर लें फिर भी नर्स मिलर की जो नाइट शिफ्ट्स हैं वो इससे ज्यादा हैं, और वो कितनी है 15। इसका ये मतलब है कि अगर इन दोनों की वैल्यूज को हम कंबाइन भी कर लें तो इनका जो आंसर है वो 15 से कम होगा। अब एक और जो हमें स्टेटमेंट गिवन है वो ये है कि नर्स केल्विन हैज वर्कड 8 नाइट शिफ्ट्स इन अ रो लेस देन नर्स केम। अब यहाँ पे सबसे पहला जो हमें रिलेशन गिवन है कि केल्विन की नाइट शिफ्ट्स केम से कम है, तो केल्विन को हम यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं। और दूसरा एक न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन है कि 8 नाइट शिफ्ट्स इसने लगाई हैं। अब जो सवाल हमसे पूछा गया है वो ये है कि हाउ मेनी नाइट शिफ्ट्स इन अ रो हैज नर्स कैंप वर्क, कि नर्स कैंप की नाइट शिफ्ट्स कितना हो सकती हैं। अब वो इसी रेंज में लाई करेगी। अब फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो हमने एक रेंज डिफाइन करनी है कि जिसके अंदर कैंप आ सकती है। अब ये जो हमने एनालिसिस ड्रॉ किया ऑलरेडी इसी क्वेश्चन से ड्रॉ किया, तो इस चीज को मैं फर्दर ये वाजे कर सकता हूं कि अगर केल्विन ने 8 नाइट शिफ्ट्स लगाई हैं और ये चीज क्लियर है कि केम की नाइट शिफ्ट्स केल्विन से ज्यादा हैं, तो मे बी ये रेंज 9 से स्टार्ट होगी। दूसरी ये भी इंफॉर्मेशन मुझे गिवन है कि जो मिलर की नाइट शिफ्ट्स हैं 15, अगर रोजर और केम्प की नाइट शिफ्ट्स को मिला भी दिया जाए फिर भी वो 15 से कम बन रही हैं, इसका मतलब वो मे बी 14 हो सकती हैं। तो ये अब हमारे पास रेंज आ गई। अब हम ऑप्शंस देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन इस रेंज में आ सकता है। अब अगर हम 8 को देखें तो 8 बिल्कुल इस रेंज में नहीं आ सकता, क्योंकि वो केल्विन की नाइट शिफ्ट्स हैं और वो ऑलरेडी गिवन है कि केम की केल्विन से ज्यादा है। अब दूसरा अगर देखो 9, 10, 11, ऑलरेडी 9, 10, 11 ये तीनों ऑप्शंस इस रेंज में आ रहे हैं।
तो अगर कोई एक ही ऑप्शन होता जो इस रेंज में आ रहा होता तो हम फौरन उसको टिक करके उसको आंसर कर देते, लेकिन अब इसका ये मतलब है कि फर्दर हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम लोगों के पास एक रिलेशन था, अब हम उस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे जो इस रिलेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। अब फॉर एग्जांपल हमें ये पता है कि रोजर की जो नाइट शिफ्ट्स हैं वो 5 थी, और ये जो है केल्विन की वो हमारे पास अननोन है, और इनको प्लस करके जो फिगर आएगा वो 15 से कम होना चाहिए। अब अगर यहाँ पे मैं 5 प्लस 9 करूं तो मेरे पास आ जाता है 14 जो 15 से कम है। तो किसी हद तक ये ऑप्शन जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसी तरह अगर मैं 10 प्लस 5 करता तो 15 आ जाता जो गलत हो जाता, और इसी तरह 11 प्लस 5 करता तो 16 हो जाता, फिर भी वो गलत हो जाता। तो इसका मतलब है कि 9 इज द राइट ऑप्शन। अब लॉजिकल प्रॉब्लम्स में इस तरह की भी सवालात पूछे जा सकते हैं। अब देखने में आया कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चंस को गलत करते हैं, और उसका क्या रीजन है वो भी मैं अभी आगे चल के एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल कुछ चिल्ड्रन है जो डॉग का पीछा कर रहे हैं जिसकी लैश जो है वो टूट गई थी। अब जो पहली कंडीशन हमें गिवन है वो ये है कि जेम्स इज डायरेक्टली बिहाइंड द डॉग। तो अब इस सिचुएशन को हम इस तरीके से प्लॉट कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हम इसको एज्यूम कर लेते हैं बिहाइंड, और इसको कर लेते हैं अहेड या फ्रंट। ठीक हो गया। तो जेम्स इज डायरेक्टली बिहाइंड द डॉग। तो यहाँ पे अगर मेरे पास डॉग है तो जेम्स जो है वो उसके बिल्कुल बिहाइंड है। रूबी इज बिहाइंड जेम्स, तो रूबी जो है वो जेम्स के पीछे है। और इसी तरीके से रिचल इज बिहाइंड रूबी, तो रिचल जो है वो रूबी के पीछे है। अब यहाँ पे है कि मैक्स इज अहेड ऑफ द डॉग वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अब मैक्स जो है वो वाहिद बंदा है जो डॉग के आगे है। As the children and dog passes, the Max turns around and joins them. फॉर एग्जाम्पल मैक्स अहेड था और ये देख रहा था इनकी सिचुएशन, तो जैसे ही डॉग और ये लोग आगे से गुजरे तो मैक्स ने भी इनको ज्वाइन करने का सोचा। He runs and behind रूबी, तो इसका ये मतलब है कि जो मैक्स है वो डायरेक्टली रूबी के पीछे आ गया। जेम्स रन फास्टर and is alongside the dog on the left. इसका ये मतलब है कि जेम्स तेजी से भागा, और अगर ये डॉग है और ये इसका राइट है और ये इसका लेफ्ट है तो जेम्स ने ये पोजीशन ले ली। रूबी runs faster and is alongside the dog on the right. रूबी ने भी तेज भाग के डॉग की ये वाली साइड ले ली। अब डॉग ये भाग रहा है, ये जेम्स है और ये रूबी है। Which child is directly behind the dog? तो अब आपने ये बताना है कि डॉग के पीछे कौन सा चाइल्ड रह गया। अगर हम इस सिचुएशन को जो एनालिसिस हमने ड्रॉ किया था अगर इसको देखें तो जेम्स ने अपनी जगह छोड़ दी डॉग के एक साइड पे आ गया, रूबी ने अपनी जगह छोड़ दी डॉग के दूसरे साइड पे आ गया। बाकी कौन बच गया? मैक्स। क्यों? क्योंकि मैक्स पहले यहाँ पे खड़ा था डॉग के आगे, ये सिचुएशन देख रहा था। जैसे ये डॉग भागा और ये बच्चे भागे तो मैक्स ने भी इनको ज्वाइन करना का सोचा था और वो रूबी के पीछे आ गया था। तो इस तरीके से डी इज द राइट ऑप्शन। अब ऐसी कौन सी बात है कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को गलत किया था? वो बात ये है कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को समझने या प्लॉट करने की बजाय डायरेक्टली आंसर पे क्लिक किया था, और वो ये था कि उन्होंने यहाँ पे पढ़ा which child is directly behind the dog, और यहाँ पे उन्होंने दूसरी स्टेटमेंट पढ़ी हुई थी कि जेम्स इज डायरेक्टली बिहाइंड द डॉग, तो उन्होंने विदाउट एनी एनालिसिस किए हुए डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक कर दिया था, जिसकी वजह से उनका ये आंसर गलत हो गया था। तो अब आपने इतना जरूर याद रखना है कि लॉजिकल प्रॉब्लम
एंड पैराग्राफ कंप्रीहेंशन, दोनों में फर्क होता है। पैराग्राफ कंप्रीहेंशन में ज्यादातर जो चीजें होती हैं वो डायरेक्टली आपको गिवन होती हैं और वहां से आप अपना आंसर अखज करते हो, लेकिन लॉजिकल प्रॉब्लम्स में आपने पूरी सिचुएशन को समझना होता है और लॉजिक लगाना होता है। देखो इसका नाम ही लॉजिक है, तो लॉजिक लगाए बिना आपने आंसर कभी सिलेक्ट नहीं करना, क्योंकि इसमें कोई भी चीज आपके सामने वाजे या रट्टे वाली नहीं होगी। आपने ऑटोमेटिकली लॉजिक लगा के उसका आंसर निकालना होगा। अब ये आपके सैंपल का एक क्वेश्चन है